Dr. Jill Bolt Taylor. At just the age of 37, she suffered a massive stroke on the left hemisphere of the brain. मेरे भाई को स्किज़ोफ्रेनिया नाम का ब्रेन डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ। 5 या 6 साल की उम्र में ही मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि हमारा शरीर और सिस्टम आखिर बना कैसे है। मैंने न्यूरो एनाटमी, ब्रेन एंड बॉडी एनाटमी सबके बारे में पढ़ा। मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में यही पढ़ाया। लेकिन दिसंबर 1996 में कुछ ऐसा हुआ। एक सुबह मुझे अपने ब्रेन के लेफ्ट हाफ में एक मेजर हेमोरेज एक्सपीरियंस हो रहा था। करीब 4 घंटों तक एक साइंटिस्ट की नज़रों से मैंने देखा कि हर एबिलिटी के ऑफलाइन होने के साथ मेरे ब्रेन के अंदर कौन से सर्किट्स ऑफलाइन हो रहे थे। जब मैंने दीवार को देखा तो मैं फ़र्क नहीं कर पा रही थी कि कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स मेरे हाथ के हैं और कौन से दीवार के हैं। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ शुरू होती हूँ और कहाँ ख़त्म। मुझे लिटरली ऐसा लगा जैसे मैं इस पूरे ब्रह्मांड जितनी बड़ी हूँ। और इस अनुभव से मैंने यह सीखा कि राइट हेमिस्फीयर का इमोशनल सिस्टम और थिंकिंग टिश्यू बस अभी और यहीं के बारे में है, जो कि मेडिटेशन का लक्ष्य भी है। मेरे ब्रेन को रिकवर होने में करीब द पीएमसी शो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरी सिंगल व्यूअर टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और हम ऐसे ही कंटेंट, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल कंटेंट आप तक पहुंचा पाते हैं। तो चलिए एपिसोड में। वेलकम जिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पीएमसी शो में। थैंक यू। आई एम एक्साइटेड टू बी विद यू एज वेल। थैंक यू। दुनिया भर में इतने सारे लोग इंस्पायर हुए हैं आपकी स्टोरी सुनकर। आपकी दोनों बुक्स माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट एंड होल ब्रेन लिविंग ने बहुत लोगों के जीवन को बदला है। आपने न्यूरो साइंटिस्ट ना बनकर आप एक न्यूरो एनाटमिस्ट बने। एनाटमी यानी स्टडी ऑफ द ब्रेन। आपने ये क्यों चुना? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ब्रेन में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि मेरा एक भाई है जो मुझसे सिर्फ 18 महीने बड़ा है, जिसे आगे चलकर स्किज़ोफ्रेनिया नाम का ब्रेन डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ। और मैंने बहुत कम उम्र में, यानी 5 या 6 साल की उम्र में ही नोटिस किया कि मेरे भाई और मुझ में रियलिटी को एक्सपीरियंस करने और समझने के तरीके एक दूसरे से बहुत अलग थे। और मैं इस बात को लेकर बहुत अवेयर हो गई कि मेरा भाई और मैं बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स में जी रहे थे। यहीं से मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि मैं एक बायोलॉजिकल बीइंग के रूप में कौन हूँ? ये चीज़ क्या है जिसे हम लाइफ कहते हैं? हम यहाँ क्यों हैं? क्या करने आए हैं? और ये सब इतना अजीब क्यों है? एक 5 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से यही सारे सवाल थे। और इसी वजह से मुझे जीवन भर के लिए यह जानने में दिलचस्पी हो गई कि हमारा शरीर और सिस्टम आखिर बना कैसे है। तो जब मैं कॉलेज गई, मैंने न्यूरो एनाटमी, ब्रेन की एनाटमी पढ़ी, साथ ही कैडवर लैब यानी शव प्रयोगशाला, जहाँ बॉडी की एनाटमी पढ़ते हैं, और हिस्टोलॉजी जो कि सेल्स और टिश्यूज़ की एनाटमी होती है, उसका भी अध्ययन किया। तो यही मेरी कॉन्शियसनेस है, मैं इसी बारे में सोचती हूँ। मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में यही पढ़ाया। मैं फाइबर ट्रैक्स पढ़ा रही थी, सेंसरी सिस्टम्स जो अंदर आ रहे हैं, मोटर सिस्टम्स जो बाहर जा रहे हैं, कैसे नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। और फिर एक सुबह मैं उठी और मुझे अपने ब्रेन के लेफ्ट हाफ में एक मेजर हेमोरेज एक्सपीरियंस हो रहा था। तो एक साइंटिस्ट की नज़रों से, एक एनाटॉमिस्ट की नज़रों से मैंने लिटरली एक के बाद एक सर्किट्स को ऑफलाइन होते हुए देखा, क्योंकि मैं पढ़ा रही थी और मेरी पूरी दुनिया यही थी कि हम कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। मैं देख सकती थी कि हर एबिलिटी के ऑफलाइन होने के साथ मेरे ब्रेन के अंदर कौन से सर्किट्स ऑफलाइन हो रहे थे। तो ये वास्तव में एक बहुत ही असाधारण अनुभव था कि मैं वापस आकर इसके बारे में बात कर सकूं। लेकिन स्ट्रोक वाली सुबह ये करीब 4 घंटे तक चला। मैं चल नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी, लिख नहीं सकती थी और न ही अपने लाइफ की कोई बात याद कर सकती थी। मैं लिटरली अपने ब्रेन के 3/4 हिस्से के बंद हो जाने के कारण एक महिला के शरीर में एक शिशु बन गई थी। 37 की उम्र में बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल न्यूरो एनाटमिस्ट, आप हार्वर्ड में सिखा भी रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था आपकी लाइफ में। फिर एक ऐसा दिन आया जब आपने
जिसने कितने सारे ब्रेन्स को स्टडी किया, आपके खुद का ब्रेन बंद होता जा रहा था। कैन यू टेक अस थ्रू दैट टाइम? आपने 4 घंटे विटनेस किया आपके खुद के ब्रेन को बंद होता देख, क्या हो रहा था उस समय पे? तो जैसे मैं इस ब्रेन को अब देखती हूँ, उस वक्त भी देख रही थी सिमिलरली लेकिन डिफरेंटली भी, क्योंकि तब वो सिर्फ किताबी ज्ञान था और मुझे पता था कि सेल्स के कौन से ग्रुप्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। स्ट्रोक वाली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने लेफ्ट आई के पीछे बहुत तेज सिर दर्द महसूस हुआ और वो पल्सेट कर रहा था, यानी धड़क रहा था। ये उस तरह का दर्द था जो तब होता है जब आप आइसक्रीम खाते हैं और दिमाग सुन्न हो जाता है। वह मुझे जकड़ लेता और फिर छोड़ देता, फिर जकड़ता, फिर छोड़ देता। मेरे लिए किसी भी तरह का सिर दर्द या ऐसा दर्द होना बहुत ही असामान्य था। इसलिए मैं उठी और मैंने नोटिस किया कि रोशनी मेरी आँखों को चुभ रही थी। मैं लाइट स्टिमुलेशन के लिए सेंसिटिव हो गई थी। तो मैं अंधेरे में चली गई और फिर आगे बढ़ी। मैं अपने कार्डियक ग्लाइडर पर चढ़ गई। 90 के दशक में यह शरीर की कसरत करने वाली एक मशीन होती थी। एक्सरसाइज करते वक्त मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथ पंजे जैसे दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो मेरा माइंडसेट मेरे शरीर में होने का, मेरा एहसास या कॉन्शियसनेस बदल गई हो, जहां मैं खुद को इस एक्सपीरियंस से गुजरते हुए अवेयरनेस की कमी के एक अलग लेवल से देख रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं खुद को बाहर से ऑब्जर्व कर रही हूँ, खुद को जी नहीं रही। और फिर मैं मशीन से उतरी और चलते समय मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लिटरली अपनी लेग्स को जानबूझकर पुश करना पड़ रहा था। उन्हें बोलना पड़ रहा था, चलो आगे बढ़ो। अपने शरीर को चलाने के लिए मैं बहुत सख्त और पूरी तरह से वर्तमान में थी। जब मैं शावर लेने गई और पानी चालू किया, तो पानी जब बाथटब पर गिरा, तो उसकी आवाज़ मेरे सर में किसी धमाके जैसी थी। वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी और इस पॉइंट पर मुझे रियलाइज़ हो रहा था, ओह माय गॉड! मुझे मिड ब्रेन प्रॉब्लम हो रही है। ये एक गंभीर स्थिति थी। इसने मुझे लिटरली असंतुलित कर दिया और मैं दीवार के सहारे खड़ी हो गई। और जब मैंने दीवार को देखा, तो मैं फ़र्क नहीं कर पा रही थी कि कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स मेरे हाथ के हैं और कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स दीवार के हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ शुरू होती हूँ और कहाँ ख़त्म। और एक साइंटिस्ट की नज़रों से मैं एनालाइज़ कर रही थी, कौन से सर्किट्स ऑनलाइन हैं और कौन से सर्किट्स डैमेज हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम कहाँ है और क्या हो सकती है। क्योंकि मैं एक न्यूरो एनाटोमिस्ट हूँ, एक पीएचडी साइंटिफिक रिसर्चर हूँ, मैं कोई न्यूरोलॉजिस्ट या मेडिकल फिजिशियन नहीं हूँ। इसलिए मेरे पास स्ट्रोक सर्वाइवर्स, पार्किंसंस या डिमेंशिया के मरीजों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं था। मैं बस देख रही थी कि क्या हो रहा है। जैसे ही लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो लैंग्वेज, मेरी व्यक्तिगत पहचान, सही गलत, अच्छा बुरा समझने और समाज के नियमों में खुद को ढालने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे जैसे वो सब ऑफलाइन होता गया, उसने मेरे राइट हेमिस्फीयर पर अपना प्रभुत्व छोड़ दिया। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर शांत हो गया और राइट हेमिस्फीयर पूरी तरह से खुल गया, क्योंकि वो सेल्स जो मुझे डिफाइन करते हैं कि मैं जिल बोल्ट टेलर हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, सारी डिटेल्स, जब वो सब चला गया, तो मुझे लिटरली ऐसा लगा जैसे मैं इस पूरे ब्रह्मांड जितनी बड़ी हूँ और जो कुछ भी अस्तित्व में है, मैं उसके साथ एक हूँ। मेरे लिए यह वाक़ई एक गहरा अनुभव था। आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स ने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं सुना होगा। सो जिल, जो लोग साइंस नहीं जानते हैं, कैन यू एक्सप्लेन टू अस कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है कि आपका लेफ्ट ब्रेन बंद हो रहा था? हमारे पास जो भी एबिलिटी है वो इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक ब्रेन सेल्स उस काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे डॉग शब्द बोलने की मेरी एबिलिटी, यह एक साउंड है जो मैं क्रिएट करती हूँ। ये ब्रेन में मौजूद ब्रोका क्षेत्र में सेल्स का एक ग्रुप है जो लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्थित होता है। उन सेल्स का यही काम है। उसी तरह आवाज को समझने की एबिलिटी ब्रेन के पीछे एक जगह से आती है जिसे वर्निके क्षेत्र कहा जाता है। आपका ब्रेन और मेरा ब्रेन लगभग सेम वे में ऑर्गेनाइज्ड है। हम दोनों के पास सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस होंगे। इन उभारों को गायरी कहा जाता है और इनके बीच की रेखाओं को सल्कस। सब कुछ बहुत ही स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड है।
इसका मतलब ये है कि अगर आपको भी उसी जगह हेमोरेज या स्ट्रोक हो जैसा मुझे हुआ था, तो हम शायद एक जैसे ही सिम्पटम्स एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि हम सब का ब्रेन स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम होता है। तो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच का डिफरेंस ये है कि वे किसी भी सेल बॉडीज़ को आपस में शेयर नहीं करते हैं, लेकिन वे लिटरली 300 मिलियन एक्सोनल फाइब्रस शेयर करते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल के बीच कम्युनिकेशन का ज़रिया होते हैं। तो हमारे पास कॉर्पस कैलोसम में 300 मिलियन फाइब्रस हैं जो आर-पार जाते हैं। इस तरह राइट हेमिस्फीयर को पता चलता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है और लेफ्ट को पता होता है कि राइट में क्या चल रहा है। वे एक दूसरे पर हावी होते हैं। आपके दिमाग में एक ही समय में 1000 चीज़ें चल रही हो सकती हैं, जिनमें से आधी पर यहाँ का हिस्सा हावी हो सकता है और आधी पर वहाँ का। पूरा दिमाग हर समय काम करता है, लेकिन सेल्स के अलग-अलग ग्रुप्स अपने ऑपोजिट ग्रुप्स को रोकते हैं या उन पर हावी होते हैं। इस अनुभव से मैंने यह सीखा कि राइट हेमिस्फीयर एक राइट हियर, राइट नाउ मशीन है। ये सब कुछ बस अभी और यहीं के बारे में है। ये प्रेजेंट मोमेंट है और प्रेजेंट मोमेंट ये नहीं जानता कि एक व्यक्ति के रूप में मैं कौन हूँ, क्योंकि वह काम लेफ्ट हेमिस्फीयर का है। तो जब मैं सिर्फ अभी और यहीं में होती हूँ, जो कि मेडिटेशन का लक्ष्य भी है, वह साथ में मेडिटेशन का लक्ष्य लेफ्ट हेमिस्फीयर में चल रही चीज़ों को शांत करना है, ताकि हम वास्तव में हियर एंड नाउ में मौजूद रह सकें। अब इसके बारे में सोचिए, अगर मेरी कॉन्शियसनेस सिर्फ वर्तमान क्षण में है, तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा नाम तो बाएँ हिस्से में है। मैं अपने पास्ट की कोई भी चीज़ वर्तमान में नहीं ला सकती क्योंकि इसके पास वह है ही नहीं। इसके पास सिर्फ प्रेज़ेंट है। लेकिन असल में हम में से बहुत कम लोग राइट हियर राइट नाउ में वक्त बिताते हैं। राइट हेमिस्फीयर में हमारा एक इमोशनल सिस्टम भी होता है। हमारे पास एमिगडाला, हिपोकैम्पस और सिंगुलेट जाइरस हैं, जो मिलकर लिम्बिक या इमोशनल सिस्टम बनाते हैं। तो राइट हेमिस्फीयर के पास राइट नाउ वाली इमोशनल एक्सपीरियंशियल एबिलिटी है, और इसका थिंकिंग टिश्यू लिटरली हर पॉसिबिलिटी के लिए खुला है, जो हियर एंड नाउ से कनेक्टेड है। यह हमारी इंट्यूशन है, यह हमारा नर्चरिंग और सपोर्ट है। दूसरी तरफ लेफ्ट हेमिस्फीयर के पास भी इमोशनल सिस्टम होता है। इसमें लेफ्ट एमिगडाला, लेफ्ट हिपोकैम्पस और लेफ्ट सिंगुलेट जाइरस हैं। यह लेफ्ट इमोशनल सिस्टम कोशिकाओं का एक मिराक्युलस समूह है। जरा सोचिए, इन सेल्स में वर्तमान क्षण की कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने की क्षमता है। एक वैज्ञानिक के रूप में मुझे ये बात हैरान करने वाली लगती है। आखिर सेल्स प्रेजेंट मोमेंट की कॉन्शियसनेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं, और ये ऐसा करते हैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके जो पहले ही हो चुकी हैं। तो ये हमारा पास्ट मेमोरी सिस्टम है और यह इमोशनल है। हमारे अतीत का सारा इमोशनल पेन यहाँ रजिस्टर हो जाता है ताकि यह बैकग्राउंड में चल सके। इसलिए अगर अभी और यहीं में कुछ ऐसा होता है जिसने अतीत में मुझे दर्द दिया था, तो यह हिस्सा चिल्लाना और रिएक्ट करना शुरू कर देता है और हमारे पुराने अनुभवों के आधार पर वर्तमान की चीज़ को दूर धकेल देता है। और फिर उस इमोशनल लेफ्ट सिस्टम के ऊपर हमारे पास लेफ्ट थिंकिंग भी, और ये लेफ्ट थिंकिंग ही है जो सेल्स के उस ग्रुप को लाती है जो मुझे डिफाइन करता है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ और यहाँ पीछे सेल्स का एक ग्रुप है जो कहता है कि मैं जो प्राणी हूँ वो वहाँ शुरू और ख़त्म होता है जहाँ मेरी स्किन हवा को छूती है। अब मैंने खुद को एक नाम और अपनी सारी डिटेल्स के साथ डिफाइन कर लिया। ये वो पैकेज है जिसे मैं मी कहूँगी। अब मैं एक व्यक्ति के रूप में बाहरी दुनिया को देखूंगी जहाँ दूसरे लोग भी खुद को अलग व्यक्तियों के रूप में देख रहे हैं। फिर हम लैंग्वेज, साउंड क्रिएशन और समझने के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम PRH और लिख सकते हैं। दिमाग का ये हिस्सा मैथमेटिक्स जैसे एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स और लर्निंग को भी हमारी कॉन्शियसनेस में लाता है। यहीं से हमारे बाहर सोशल नॉर्म्स तय होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और मैं उस सिस्टम में कैसे फिट होती हूँ। ये समय के साथ चलने वाली एक लाइनियरिटी है और सामाजिक संरचना में एक हायरार्की है।
सेल्स के ये 4 अलग-अलग मॉड्यूल्स बहुत ही स्पेसिफिक काम करते हैं। हमारे पास एक सिर है और दुनिया में रहने के ये 4 अलग तरीके। स्ट्रोक के अनुभव से मुझे ये समझ मिली कि हमारे दिमाग के इन चारों हिस्सों की अपनी स्पेसिफिक पर्सनालिटीज हैं। हम जितना बेहतर ये जान पाएंगे कि कोशिकाओं की सेल्स के ये अलग अलग ग्रुप्स क्या करते हैं, उतना ही हमारे लिए अपने दिमाग के अंदर तालमेल बिठाना आसान होगा, ताकि हम अपनी मर्जी की जिंदगी और भी पीसफुली जी सकें। और जाहिर है हम जितने शांत होंगे उतनी ही शांति हम दुनिया में फैलाएंगे, और होपफुली इससे हमारा प्लैनेट और भी पीसफुल बन जाएगा। सो जिल, आपने बहुत ब्यूटीफुली लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को समझाया, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में आपने कहा कि आपका लेफ्ट ब्रेन बंद हो चुका था। क्या एक ब्रेन केवल एक भाग के साथ फंक्शन कर सकता है? मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर पूरी तरह से खून के एक पूल में डूबा हुआ था। मेरा हेमोरेज यहाँ गहराई में हुआ, बिल्कुल इसके अंदर। और क्योंकि ये एक हेमोरेज था, तो ये धीरे-धीरे हुआ, 4 घंटे के समय में धीरे-धीरे खून बह रहा था। जैसे ही ब्लड वेसल बर्स्ट हुई, यानी नस के फटते ही थोड़ा खून बाहर आया और सेल्स कम बात करने लगे। वे इसलिए ऑफलाइन हुए क्योंकि दिमाग के अंदर सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, वह अलग-अलग तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक संतुलन होता है। 2 न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सिनेप्टिक जंक्शन पर, जो कि 2 न्यूरॉन्स के बीच की जगह है, उस जगह पर उन्हें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम और दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच एक बहुत ही फाइन बैलेंस की ज़रूरत होती है। और जब खून किसी नस से फटकर बाहर आता है और उस जगह में भर जाता है, तो वो न्यूरॉन्स के लिए झरीला होता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जब ये दूसरे मॉलिक्यूल्स उस जगह में जाते हैं, तो अक्सर न्यूरॉन्स एक दूसरे से अपना कनेक्शन तोड़ लेते हैं और एक छोटी सी गेंद की तरह सिकुड़ कर खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कुछ सेल्स मर जाते हैं, कुछ सेल्स डोरमेंट हो जाते हैं, और फिर जो सेल्स उनसे दूर हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि बीच वाले कनेक्शंस टूट चुके हैं। तो यह दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन के कंडक्शन में बाधा डालता है। इसलिए हम अपने थॉट्स सोच नहीं पाते, अपने इमोशंस फील नहीं कर पाते, या वह सब नहीं जान पाते जो हम पहले जानते थे, क्योंकि वे न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। फिर से कहूँ, हमारे पास जो भी एबिलिटी है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। किसी भी समय हमारे दिमाग में सिर्फ 3 चीज़ें चल रही होती हैं। हम विचार करते हैं, हम भावनाएँ महसूस करते हैं, और हम जो सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति शारीरिक प्रतिक्रियाएँ हमारे शरीर में दौड़ रही होती हैं। थॉट्स इमोशंस से बहुत अलग होते हैं। जैसे किसी जानवर को चोट पहुंचते देख हमारे अंदर उसके लिए एम्पैथी और कंपैशन जागती है, ये एक इमोशन है। लेकिन 1+1=2 कहना एक थॉट है, इसके साथ हमारा कोई गहरा इमोशन नहीं जुड़ा होता। जैसे फूल शब्द बोलने पर हो सकता है कि मुझे फूल के लिए कोई इमोशनल रिस्पॉन्स हो, मुझे फ्लैशबैक हो कि उसकी खुशबू कैसी थी, मेरे लिए उसका क्या मतलब है, वो कौन था जिसे वो फूल पसंद था और जिसके साथ मैं वो शेयर करती हूँ। वह सब इमोशन है, लेकिन फूल सिर्फ एक फूल है जो अलग-अलग हिस्सों में बँटा है, और ये थिंकिंग है। तो थिंकिंग इमोशन से बहुत अलग है, और इमोशन शरीर की फिज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से अलग है। हम एक ही समय में इन सभी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं राइट हेमिस्फीयर में इमोशन एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो वह एक प्रेज़ेंट मोमेंट एक्सपीरियंस है। मान लीजिए कि मैं अपने घर के पीछे के खूबसूरत जंगल में जा रही हूँ। पतझड़ का समय है, पेड़ सुनहरे और पीले हो रहे हैं, सूरज की किरणें आ रही हैं। मैं उस जंगल में खड़ी होकर उस खूबसूरती का आनंद ले सकती हूँ, जो बहुत ही ओपन और एक्सपेंसिव महसूस होता है। तो वर्तमान क्षण में इमोशंस एक एक्सपीरियंस हैं, और राइट हेमिस्फीयर की थिंकिंग राइट हियर राइट नाउ में मैं यानी एक इंडिविजुअल से नहीं जुड़ी है, बल्कि यह हम सभी से एक सामूहिक रूप में कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं होती। यह राइट थिंकिंग की कॉन्शियसनेस है, जहाँ मैं हर पॉसिबिलिटी के लिए खुली हूँ, एक तरह के आनंदमयी उत्साह के साथ कि मैं जीवित हूँ, मेरे पास लाइफ है, मैं कोई मशीन नहीं हूँ जिसे आप प्लग करें और जब मदरबोर्ड खराब हो जाए तो नया ले आएं। मैं ब्रह्मांड की जैविक अद्भुत रचना हूँ, मैं अद्भुत हूँ,
मेरे पास आँखें हैं जो देख सकती हैं, कान हैं जो सुन सकते हैं और मैं टच, प्रेशर और पेन को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। हम ब्रह्मांड का एक अविश्वसनीय चमत्कार हैं। फिर लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑनलाइन आता है और कहता है, ठीक है, प्रेज़ेंट मोमेंट के बारे में ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें समय के साथ एक लाइनियरिटी चाहिए ताकि हम पास्ट की इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकें, सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, हील करने के लिए और खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए। तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर कहता है भावनात्मक रूप से मेरे पास पास्ट के इमोशंस होंगे, मेरे पास सैडनेस, ग्रीफ, रिग्रेट्स और जेलसी होगी। मेरे पास प्यार और दोस्ती भी होगी, लेकिन ये सब मेरे पास्ट से जुड़ा है और मेरे बाहर के लोगों से संबंधित है। तो इसे मैं कैरेक्टर 2 कहती हूँ क्योंकि ये लेफ्ट इमोशनल हिस्सा है और फिर लेफ्ट थिंकिंग है जिसे मैं कैरेक्टर 1 कहती हूँ। यह हमारा वह हिस्सा है जिसे ट्रेडिशनल वेस्टर्न मेडिसिन दावा करती है कि दिमाग का सिर्फ यही हिस्सा वास्तव में कॉन्शियस है और यह कॉन्शियस इसलिए है क्योंकि यहाँ मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मेरी सीमाएं हैं, मेरा नाम है, भाषा है और मैं खुद को एक सोशल नॉर्म या सोशल बॉक्स में फिट कर सकती हूँ। मैं इस बाहरी दुनिया का हिस्सा बन सकती हूँ, तो मेरे उस हिस्से की वैल्यू है। और फिर राइट इमोशनल हिस्से को मैं कैरेक्टर 3 कहती हूँ और राइट थिंकिंग को कैरेक्टर 4। तो जब हम सेल्स के इन 4 अलग-अलग मॉड्यूल्स को देखते हैं, वे क्षमताओं के ऐसे समूहों में बदल जाते हैं जो बाहरी दुनिया में पर्सनैलिटीज़ और कैरेक्टर प्रोफाइल्स की तरह दिखने लगते हैं। तो जैसे हम जानते हैं एक साइंटिस्ट बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहता है, आपका ये साइड एब्सोल्युटली बंद हो चुका था, तो केवल राइट ब्रेन के साथ आपका जो न्यू नॉर्मल है, बिना कोई पहचान के आप कैसे जी रहे थे? तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है। मान लीजिए हम सब सुबह उठते हैं और हम कहते हैं, वाओ! मुझे एक और दिन मिला। दुनिया की आज जो स्थिति है उसमें हम में से किसी को भी अगली सांस की गारंटी नहीं है। अगले दिन की तो बात ही छोड़िए। तो मैं इंस्टेंटली ग्रैटिट्यूड की स्टेट में चली जाती हूँ। ओह माय गॉड! मैं ज़िंदा हूँ। मैं जागी हुई हूँ और ग्रैटिट्यूड की उस स्टेट में अपने जीवन के इस चमत्कार के प्रति एक अचरज और आश्चर्य की फीलिंग होती है और मैं सीधे एक एनाटोमिस्ट के तौर पर सोचती हूँ। करीब 50 ट्रिलियन सेल्स का कलेक्शन, 50 ट्रिलियन मॉलिक्यूलर जीनियस जो मिलकर मेरे शरीर को बनाते हैं। मेरा मानना है कि मेरा सबसे पहला काम बस एक ही है। हम कह सकते हैं कि मेरे पास आँखें हैं, नाक है, कान हैं, बाल हैं, स्किन है या मैं कह सकती हूँ कि मैं सेल्स का एक कलेक्शन हूँ। मैं एक ही चीज़ हूँ और इन सब छोटे-छोटे सेल्स के साथ जीवित हूँ और मेरे लिए सेल इस यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है। चाहे वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़्म हो जैसे बैक्टीरिया या 50 ट्रिलियन सेल्स का समूह, वो फिर भी लाइफ़ ही है और लाइफ़ इस बड्ढे यूनिवर्स में है। लेफ्ट हेमिस्फीयर कहता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ और पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन राइट हेमिस्फीयर की चेतना कहती है, नहीं, मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, मैं सबसे कनेक्टेड हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपना जीवन इस तरह जीती हूँ कि मैं हर चीज़ का हिस्सा हूँ और हर चीज़ से जुड़ी हूँ, तो मेरा हर चीज़ के साथ एक रिश्ता बन जाता है। मैं खुद को मूल्यवान मानती हूँ, लेकिन एक अलग व्यक्ति के रूप में नहीं। अब लेफ्ट ब्रेन के सक्रिय होने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा यह है कि हम केवल एक अचेतन शक्ति नहीं रह जाते, बल्कि हम सचेत हो जाते हैं। लेकिन नुकसान ये कि हम बाकी की आंतरिक चेतना के प्रति अनकॉन्शियस हो गए। तो सारी वैल्यू मैं और मेरा तक सिमट जाती है। मैं और मेरा केवल उसी में सेफ फील करते हैं जो जाना पहचाना है, लेकिन जिनका रंग अलग है, कपड़े अलग हैं, भाषा अलग है या खाना अलग है, वे मुझे अपरिचित लगते हैं। तो उस लेफ्ट हेमिस्फीयर के लिए जिसे मैं कैरेक्टर 1 कहती हूँ, आप मेरे लिए सेफ प्लेस नहीं हैं। इसी से डर पैदा होता है, डर से नफरत, नफरत से युद्ध और युद्ध से हिंसा। मानवता बस इसी चक्र में फंसी हुई है। मेरा मानना है कि हम विकास के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हम लिटरली अपने ब्रेन के सिर्फ 1/4 हिस्से के साथ फंक्शन कर रहे हैं। ब्रेन का सिर्फ 1/4 हिस्सा कॉन्शियस है क्योंकि हम पूरी तरह से केवल लेफ्ट थिंकिंग वाले हिस्से में जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए गिफ्ट ये था कि जब वह सब ऑफलाइन हो गया, मैंने लिटरली लेफ्ट थिंकिंग टिश्यू और लेफ्ट इमोशनल टिश्यू खो दिया था और मेरे पास जो बचा था
वो था विस्मय और वंडर के साथ मेरा कनेक्शन, एक क्लैरिटी कि हम सिर्फ सेल्स का एक शानदार कलेक्शन है, लाइफ का एक अद्भुत गिफ्ट है। जब मैं दुनिया में इस भाव से निकलती हूँ कि मैं एक चमत्कार हूँ, आप एक चमत्कार हैं और हम सब एक चमत्कार हैं, तो हम बेहतर कर सकते हैं। हम तब और भी बेहतर कर सकते हैं जब हम अपने मस्तिष्क के चारों हिस्सों को और उनके अलग-अलग गिफ्ट्स को समझेंगे। तब हम अपने मस्तिष्क के चारों हिस्सों का उपयोग करेंगे और यही मानवता की अगली विकासवादी छलांग होगी। मेरे लिए होल ब्रेन लिविंग तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन हार्वर्ड के एक वैज्ञानिक के लिए यह अनुभव पाना और फिर यह सीखना कि उस अनकॉन्शियस ब्रेन में क्या चल रहा है, एक उपहार है। आप जानते हैं, मुझे अपने ब्रेन के राइट थिंकिंग हिस्से को दोबारा यूज़ करने में करीब 8 साल लगे। उस हिस्से की वैल्यू मैं नहीं, बल्कि हम हैं, कलेक्टिव होल, काइंडनेस, नर्चरिंग और सपोर्ट। स्ट्रोक के बाद सबसे पहले मुझे अपने शरीर को वापस पाना था, ताकि मेरा शरीर दोनों तरफ से फिर से सहजता से काम कर सके। मेरी पास्ट मेमोरीज़ को वापस आने में 8 साल लगे। मुझे याद है जब अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी और ग्रेजुएट हुई थी, वो एक बहुत बड़ा दिन था। वो एक बड़ा ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन था। मेरी मॉम मैथमेटिक्स में डॉक्टरेट थीं, उन्होंने अपना गाउन पहना हुआ था। मेरे फादर साइकोलॉजी और काउंसलिंग थेरेपी में डॉक्टरेट थे, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि आज मैं उस दिन को याद तो कर सकती हूँ, पर उसे महसूस नहीं कर सकती। स्ट्रोक के समय मेरे अतीत का सारा दर्द, गुस्सा, डर और शत्रुता जैसे गायब हो गए, जो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार था। 1996 के बाद से मेरी भावनाएं नए सिरे से रिब्यूट हुई हैं, लेकिन 8 साल बाद जब लेफ्ट थिंकिंग हिस्सा वापस ऑनलाइन आया तो उसने कहा, ग्रेट जॉब रेस्ट ऑफ द ब्रेन, मुझे रीबिल्ड करने के लिए अब मैं फिर से बॉस बनना चाहता हूँ। लेकिन अब मेरी प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं। अब मैं पहले से कहीं ज़्यादा हँसती हूँ। मेरे जीवन में अब अधिक खुशी और खुलापन है। भविष्य को लेकर चिंता और डर अब पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। इस धरती पर चलने और वर्तमान क्षण के अनुभव का एक अलग ही उत्सव है। अगर मैंने कुछ सीखा है, तो वह यह है कि इस ग्रह पर इंसानों के रूप में हमारा सबसे पहला काम है एक दूसरे से प्यार करना। बस इतना ही। हम यहाँ एक दूसरे से प्यार करने के लिए हैं। जब मैं अपना जीवन दूसरे से डरने या नफरत करने के बजाय उसे प्यार करने में बिताती हूँ, तो मैं क्या हूँ, हम कौन हैं और इस ग्रह पर हमारा अनुभव क्या है, इसे देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। तो बहुत ब्यूटीफुल लाइन आपके बुक में लिखी है, प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनर्जी यू ब्रिंग इनटू द स्पेस। ये जो इंसाइट आपको आया, ये कैसे आया? शुरुआत में जब मैं बहुत बुरी तरह घायल थी क्योंकि मुझे एक बड़ा हेमरेज हुआ था और वह जीवन के लिए खतरनाक स्थिति थी। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे पास सिर्फ राइट थिंकिंग टिश्यू ही एक्टिव था। मैं सिर्फ प्रेज़ेंट मोमेंट में रह सकती थी। मैं लोगों के बीच फ़र्क नहीं कर पा रही थी। राइट हेमिस्फीयर के लिए हम सब बस एनर्जी बॉल्स हैं। कहाँ मैं शुरू होती हूँ और कहाँ ख़त्म, ये आइडिया लेफ्ट हेमिस्फीयर का होता है और मेरे पास वो था ही नहीं। सब कुछ आपस में घुला-मिला हुआ था। लोग जब अंदर आते थे, तो वे मेरे लिए बस एनर्जी की बॉल्स थे, एनर्जी के सोर्सेज़ थे और वो मेरे अंदर अलग-अलग फ़ील होते थे। कुछ सेफ़ फ़ील होते थे, कुछ दर्द में फ़ील होते थे, कुछ शोर वाले थे, कुछ शांत थे, कुछ नर्चरिंग थे, कुछ नहीं थे। बस यही मेरा परसेप्शन था। फिर भी वहाँ एक स्तर की जागरूकता मौजूद थी। मैं तब भी कॉन्शियस थी, मैं अवेयर थी, बस मैं चीज़ों के बीच भेद नहीं कर सकती थी। सब कुछ जैसे सिंगल सेल लेवल पर था। कुछ एनर्जीज़ की तरफ मैं नेचुरली अट्रैक्ट होती थी और कुछ से दूर भागना चाहती थी। और प्लीज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनर्जी यू ब्रिंग इनटू दिस स्पेस, यह विचार उसी समय पैदा हुआ था। जब देखभाल करने वाले अंदर आते थे और वे शोर मचाते थे या मेरे साथ रूखा व्यवहार करते थे, तो वो मुझे बहुत अलग तरह से फ़ील होता था। जैसे यदि मुझे नहलाने की ज़रूरत होती थी, तो किसी के नहलाने का तरीका बहुत कोमल होता है और एक बहुत ही कठोर तरीका भी होता है। तो ये ऊर्जा के गोले मेरे पास वही ऊर्जा लेकर आते थे। निश्चित रूप से मुझे कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक पसंद थे। जब लोग मुझसे मिलने आते थे तो मैंने शुरू में ही नोटिस किया
कि लोग या तो अपने डर के साथ आते थे और मुझसे कुछ लेना चाहते थे। जिल, क्या तुम सुन रही हो? जिल, जिल, बस डिमांड, डिमांड। एक्सटर्नल वर्ल्ड से लगातार प्रेशर। मुझे ये अपमानजनक लगता था और मैं इससे दूर जाना चाहती थी। और फिर कुछ लोग थे जो अंदर आते थे। वे बहुत कोमल, बहुत दयालु और बेहद स्नेही थे। वे मुझे सहलाते थे, मेरे बालों पर हाथ फेरते थे, मुझे टच करते थे और मेरे चेहरे के करीब आकर कहते थे, "तुम जिल हो, तुम ठीक हो जाओगी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम तुम्हारा ख़्याल रखेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं।" उस ऊर्जा में मैं पिघल सकती थी और तब मुझे महसूस होता था कि वहाँ बाहर कोई है जो मुझे समझता है, जो इस घायल अवस्था में अंदर आकर मेरी सोल के इस हिस्से को टच कर सकता है। कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि यदि मेरे पास भाषा नहीं है, तो मैं मूर्ख हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। वे सोचते थे कि मैं इतनी बीमार हूँ कि कभी वापस नहीं आ पाऊँगी। मैं एक हार्वर्ड डॉक्टर से गिरकर बिस्तर पर पड़ा शीशे का एक टुकड़ा बन गई थी, जिसे यह भी नहीं पता था कि मेरा शरीर कहाँ शुरू और ख़त्म होता है। नकारात्मकता का वह हार्श जजमेंट कि यह हमारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है, अगर वह जीवित भी बचती है तो। और फिर कुछ लविंग सोल्स भी थे जो ग्रैटिट्यूड के साथ आते थे, केयर करते थे, नर्चर करते थे, सिर्फ़ इसलिए कि मैं अभी ज़िंदा थी। और निश्चित रूप से मैं भी इस बात के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करती थी कि मैं इससे बच गई, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी थी कि मैं दशकों तक वेजिटेटिव कंडीशन में रह सकती थी। वह एक बहुत ही अलग अस्तित्व होता उस जीवन की तुलना में जिसे जीने का अवसर मुझे मिला है। सो हम एज ह्यूमंस बहुत ही इमोशनल बीइंग्स हैं, हर एक चीज़ हमें बहुत अफेक्ट करती है। लाइक ऑल इमोशंस, बी इट एंगर, बी इट सैडनेस, बी इट फ्रस्ट्रेशन, हम वही चीज़ बहुत सालों सालों तक कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांट देती है, पब्लिकली डांट देती है, और वही जो ग्रज है, वो गुस्सा है, एक बच्चा सालों सालों तक कैरी करता है। और यहीं पर बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ जो आप अपने बुक में लेकर आए हैं, विच इज़ द 90 सेकेंड रूल, जिसमें आप कहते हैं कि कोई भी इमोशन आपकी बॉडी में केवल 90 सेकेंड तक रहता है, विच मीन्स जो हम सालों सालों तक कैरी करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट नीडेड। अगर 90 सेकेंड्स में हम उस इमोशन को फील करें कंप्लीटली और उससे हम बाहर आ जाए, आई थिंक देन दुनिया भर में डिजीजेस ही नहीं रहेंगे। कैन यू प्लीज टेक अस थ्रू व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस 90 सेकेंड रूल, और हम इससे क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इमोशनल क्रीचर्स हैं जो सोचते हैं, और मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप ब्रेन के निचले हिस्से को देखते हैं, तो स्मेल को छोड़कर जो भी इन्फॉर्मेशन अंदर आ रही है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदरूनी अंगों में क्या हो रहा है, हमारे सेंसरी सिस्टम्स के ज़रिए आने वाली सारी स्टिमुलेशन सबसे पहले हमारे इमोशनल सिस्टम में जाती है। ये अमिगडाला में जाती है। और फिर अमिगडाला उस सारी स्टिमुलेशन का आकलन कर रहा होता है और वो एक सवाल पूछ रहा होता है, लैंग्वेज में नहीं, लेकिन वो एक सवाल पूछ रहा होता है कि क्या यह जाना पहचाना फील होता है, और क्या मैं सेफ हूँ, क्या मैं सेफ हूँ, क्योंकि मैं एक जैविक प्राणी हूँ, मैं एक पल में मर सकती हूँ। इसलिए हम लगातार वर्तमान क्षण की सभी सूचनाओं का आकलन कर रहे होते हैं, उसे अंदर ला रहे होते हैं और उस लेफ्ट हेमिस्फीयर में उसे कंपेयर कर रहे होते हैं हर उस चीज़ से जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस की है, और पूछ रहे होते हैं, क्या मैं सेफ हूँ? जैसे ही मैं सेफ होती हूँ, अमिगडाला काल्म हो जाता है और हिपोकैम्पस एक्टिव हो जाते हैं, जो मेमोरी और लर्निंग अलाउ करते हैं। तो इसीलिए जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम कुछ भी सीख नहीं पाते, क्योंकि हम गुस्से में होते हैं और हम उसे दूर धकेल रहे होते हैं और हम उसी में फंसे होते हैं। लेकिन हिपोकैम्पस ही हायर थिंकिंग तक जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, हम फीलिंग क्रीचर्स हैं जो सोचते हैं। अब दूसरी बात ये है, हर मोमेंट में या तो हम सोच रहे होते हैं या इमोशंस फील कर रहे होते हैं या कोई शारीरिक प्रतिक्रिया चला रहे होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास्ट में कोई था जिसने कुछ कहा और उन्होंने हमें बहुत अपसेट कर दिया, और अब हम उस इंसान को पसंद नहीं करते। हम उस इंसान के साथ समय नहीं बिताना चाहते और हमने हमारे और उनके बीच एक लकीर खींच दी है। मान लीजिए यह 10 साल पहले हुआ था और मैं उस विचार को सोच सकती हूँ
जैसे ही मैं वो विचार सोचती हूँ, वो उस व्यक्ति की यादों और उस व्यक्ति के प्रति मेरी भावनाओं को उत्तेजित कर देगा और फिर इमोशनल सिस्टम थैलेमस और हाइपोथैलेमस में जाता है और वो मेरे ब्लड स्ट्रीम में कोई केमिकल डंप करेगा, चाहे कोई पेप्टाइड हो, कोई हार्मोन हो या कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो। ये मेरे माध्यम से तेजी से प्रवाहित होगा। अगर वो इमोशन एंगर है, तो चाहे 10 साल हो गए हों, हर बार उस इंसान के बारे में सोचते ही मुझे गुस्सा आता है। तो एड्रेनालाइन या नॉरएड्रेनालाइन मेरे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाता है। वो पूरे शरीर में फैल जाता है। मेरे माथे पर शिकन आ जाती है, मेरा जबड़ा भींच जाता है। मुझे यह एहसास होता है कि ओह! हाँ, मैं अभी भी उस व्यक्ति से नाराज़ हूँ और फिर यह 90 सेकंड के अंदर मेरे सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो मैं इसे 90 सेकंड रूल कहती हूँ क्योंकि यह एक इमोशनल न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो एक न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स जैसा है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आप अपने घुटने के नीचे पटेलर टेंडन पर मारते हैं, आप उसे थपथपाते हैं तो सिग्नल ब्रेन तक जाता है, मोटर सिस्टम एक्टिवेट होता है और पैर अपने आप झटकता है। ठीक वैसे ही भावनाओं को भी स्वचालित माना जा सकता है। तो अब आपके दर्शक शायद कह रहे होंगे, ओह नहीं, मैं तो 90 सेकंड से बहुत अधिक समय तक गुस्से में रह सकता हूँ। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस विचार को फिर से सोच रहे हैं, जो उस भावना को फिर से ट्रिगर करता है, जो उस शारीरिक प्रतिक्रिया को फिर से शुरू कर देता है। तो हम घंटों, दिनों, दशकों तक उस व्यक्ति के बारे में बुरा-भला कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी खुद की इमोशनल रिएक्टिविटी पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे आप क्या सोच रहे हैं, उत्तेजना क्या है और फिर अगर आप उस इंसान से नाराज़ होना बंद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस लूप को बार-बार ट्रिगर करना बंद करना होगा। और दूसरी बात है ये देखना कि दूसरी साइड पर क्या हो रहा था और क्या मैं अपने पास्ट के पेन से, जिसे मैं कैरेक्टर 2 कहती हूँ, उससे बाहर निकल सकती हूँ और क्या अपने कैरेक्टर 4 में शिफ्ट हो सकती हूँ, जो लविंग और सपोर्टिव है और यह पहचानता है कि देखो, हम में से कोई भी इस जीवन में सब कुछ सही करने के निर्देशिका के साथ नहीं आए हैं। हम बस इधर-उधर हाथ-पैर मार रहे हैं और मानवता के रूप में हमारे इस तरह भटकने का एक कारण ये है कि ट्रेडिशनल वर्ल्ड कहता है कि हमारे ब्रेन का सिर्फ 1/4 हिस्सा कॉन्शियस है। तो क्या हो अगर मैं उस कैरेक्टर को अपने पास्ट के दर्द को पहचानना करना सीख लूँ और अपने उस हिस्से को पहचान लूँ जो सब कुछ के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, जो पोषण करने वाला और प्यार करने वाला है। ताकि जब मैं ट्रिगर हूँ तो मैं अपने ब्रेन के अंदर ही स्वयं को शांत करना सीख सकूं और कहूं मुझे आप पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि मैं हर्ट महसूस कर रही हूँ, मेरे ब्रेन का यह हिस्सा स्टिम्युलेट हो गया है और मुझे थोड़े प्यार की ज़रूरत है। और क्या यह प्यारा नहीं है? मैं अपने ही सिर के अंदर प्यार के लिए बनी हूँ और मैं खुद को शांत कर सकती हूँ, खुद को धीमा कर सकती हूँ और खुद को वापस एक स्वस्थ, खुशहाल इंसान बना सकती हूँ। एक और उदाहरण दूँ तो जैसे हँसी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसी कितनी हँसी 90 सेकंड से ज़्यादा टिकती है? वे नहीं टिकती जब तक कि हम सचेत रूप से लाफ्टर थेरेपी लेने का चुनाव ना करें और हम उसे धकेलते रहें, उसे चलाते रहें और चलाते रहें। और जब हम ब्रेन के किसी सर्किट को जितनी बार चलाते हैं, वह सर्किट उतना ही स्वचालित होता जाता है और हम वैसा ही बन जाते हैं। दलाई लामा को देखिए, दलाई लामा इतने प्रफुल्लित क्यों रहते हैं? वह इसलिए क्योंकि वे अपने राइट थिंकिंग टिश्यू का अभ्यास करते हैं, उसमें जीते हैं जहाँ खुशी और प्यार है और वे उसे जितना ज़्यादा चलाते हैं वह उतना ही मज़बूत होता जाता है और यह हम सभी के लिए सच है। तो हम सभी खुद को वह बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं और जैसा हम होना चाहते हैं। दैट इज सो पावरफुल। जिल आप उन लोगों में से एक हो जो एक्चुअली बीइंग फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी मेडिटेशन को स्प्रेड करते हैं, बहुत एक्टिवली आप प्रमोट करते हैं मेडिटेशन को। आई एम श्योर आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो एब्सोल्युटली रिडिक्यूल करते हैं कि भाई मेडिटेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है एंड इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और कई लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो एब्सोल्युटली लवर्स ऑफ मेडिटेशन है। व्हेन यू मीट सच पीपल जो
मेडिटेशन को नहीं मानते हैं, बोलते हैं टाइम नहीं है, ये सब हमारे लिए नहीं है, आप उन लोगों को क्या बताते हो? ऑल्सो व्हाट इज द रियल बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन? हाउ डज वन रियली बेनिफिट इन आवर डेली लाइफ मेडिटेशन से? मैं सीधे ब्रेन पर जाती हूँ। मेरा मतलब है मैं ट्रेनिंग से एक न्यूरो एनाटॉमिस्ट हूँ और मुझे इस ऑर्गन से प्यार है। और अब मेरे स्ट्रोक के एक्सपीरियंस की वजह से मैं और ज़्यादा क्लियर हूँ। तो मैं लोगों को एनकरेज करती हूँ कि अगर वो अपनी लाइफ में थोड़ा-सा भी बैलेंस चाहते हैं, तो वे इस तर्क को छोड़ दें कि उन्हें अध्यात्म या उससे जुड़ी बातें पसंद नहीं हैं। सच तो ये है, हम इसी के लिए वायर्ड है। यह हमारे राइट हेमिस्फीयर में ही मौजूद है। अगर मैं उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दूं, तो मैं अपने ह्यूमन होने के एक बड़े हिस्से को निग्लेक्ट कर रही हूँ। अब सवाल ये है, क्या मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए? लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा बस मोर चाहता है और यह बस मैं, मेरा और मेरा चाहता है और यह कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। यह खुद को ही दौड़ाता रहता है। लेकिन वहाँ शांति कहाँ है और क्या मुझे शांति चाहिए? आमतौर पर लेफ्ट ब्रेन कॉन्शियसनेस में एक पॉइंट पर यह एहसास होता है कि मैं थक गई हूँ, मैं एक्सहॉस्टेड हूँ, मुझे फिर से ऊर्जा से भरने की ज़रूरत है और फिर भी मेरे मन में नींद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। तो लाइफ में हर चीज़ बेल कर्व यानी सामान्य वितरण की तरह होती है, जो पॉपुलेशन के लिए नॉर्मल होती है। और यहाँ एक एक्सट्रीम पॉपुलेशन होगी जो अपनी लेफ्ट ब्रेन वाली प्रकृति में इतनी कमिटेड होती है कि वो उसी में थ्राइव करते हैं और वो वहीं पर और रहना चाहते हैं क्योंकि वो वहाँ कॉम्पिटिटिव हैं। लेकिन क्या वो हमारी सोसाइटी का हेल्थी और नॉर्मल हिस्सा है? क्या वो हिस्सा पीस ढूंढ पाएगा? क्या वो उस दूसरे के लिए प्यार ढूंढ पाएगा जो मुझसे अलग है? नहीं, क्योंकि ब्रेन के सभी अलग-अलग हिस्सों की अलग-अलग प्रायोरिटीज होती हैं, उनकी वैल्यूज अलग होती हैं। तो मैं मानती हूँ कि वो पॉपुलेशन जो उस लेफ्ट थिंकिंग ब्रेन के अलावा हर चीज़ के लिए बिल्कुल कठोर है, वो मेरी पॉपुलेशन नहीं है। मेरी पॉपुलेशन वो लोग हैं जो पहले से अपने राइट ब्रेन में हैं, जो नर्चरिंग की वैल्यू समझते हैं, सपोर्टिव होने की वैल्यू समझते हैं, ओपन रहने की वैल्यू समझते हैं और फिर बेल कर्व का वह आधा हिस्सा जो जनसंख्या का लगभग 35% है। मेरे लिए ये हमारे प्लैनेट का वो हिस्सा ही है जिसके पास पावर है। जब ये लोग मोर होल ब्रेन बनेंगे तो हम कलेक्टिवली मोर होल ब्रेन बन जाएंगे और जो पॉपुलेशन पूरी तरह कठोर, स्थिर और क्लोज्ड माइंडेड है और फिर भी वे अपनी उसी क्लोज्ड माइंडेडनेस में फल फूल रहे हैं। मुझे वो पॉपुलेशन हेल्थी या वेल नहीं लगती। वो समझना ही नहीं चाहते और मैं यहाँ किसी को किसी भी चीज़ के लिए मनाने या राज़ी करने के लिए नहीं हूँ और आप नहीं कर सकते। ब्रेन जैसे ही सुनता है, मैं तुम्हें कन्विंस करने जा रहा हूँ कि मेडिटेशन अच्छी है, तुरंत अलार्म बज जाता है और दिमाग कहता है, अब मैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अगेंस्ट हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं रिजेक्ट करूँगा और डोमिनेट करूँगा कि यह इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है या इसका कोई मीनिंग क्यों नहीं है। तो मैं वहाँ जाती ही नहीं। मेरा मतलब है मैं राइट ब्रेन्ड हूँ, मैं होल ब्रेन से आती हूँ। मैं यहाँ किसी को किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस करने नहीं आई हूँ। मैं आबादी के उस 35% हिस्से की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ जो कहता है, मैं अपने जीवन में और अधिक शांति पाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन साथी के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर जाऊँ तो मेरे बच्चे मेरे आने पर वास्तव में उत्साहित हों। मैं रियल रिलेशनशिप्स, रियल फ्रेंडशिप्स और दूसरे इंसानों के साथ रियल कनेक्शंस चाहूँगा। आज ह्यूमैनिटी जिस स्पीड से भाग रही है, वो बहुत तेज़ है और अब हमारा दूसरे के साथ रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी बन चुका है। वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, लेकिन वो भी एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मेरे एक लिविंग बीइंग होने की वैल्यू से ध्यान हटाने का। सिर्फ दूसरे इंसानों के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ, सारे सेल्स के साथ, दूसरे इंसानों के साथ और साथ ही इस मैग्निफिसेंट प्लैनेट के साथ जिस पर हम रहते हैं और हम उस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को कैसे नर्चर करते हैं। तो क्या हम बदल सकते हैं? तो हाँ, हम बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए और अगर कोई तैयार नहीं है, तो यह मेरा काम नहीं है। ये आपका काम नहीं है कि आप उन्हें मनाएं या राज़ी करें।
हमारा काम है साथ निभाना, आमंत्रित करना और बेनिफिट्स शेयर करना। लेकिन अगर कोई इंसान अपने ब्रेन को सिर्फ 1/4 हिस्से तक सीमित रखना चाहता है, तो वो भी ह्यूमन होने की फ्रीडम है। दिस एपिसोड इज सो पावरफुल बिकॉज एक पर्सन अगर रियली एक लेफ्ट ब्रेन के साथ आता हो, वो समझ जाएगा कि द पावर ऑफ द राइट ब्रेन, द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड द पावर ऑफ रियली बीइंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। सो जिल, लेट्स गो टू द रैपिड पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस बिल्कुल रैपिड, छोटे और क्रिस्प रहने चाहिए, so that our viewers are actually getting to know your fun side. So are you ready? I'm ready. तो पहला क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा ब्रेन में 4 कैरेक्टर्स है, C1, C2, C3, C4, आप कौन से कैरेक्टर में ज्यादा रहते हैं? मैं काफी हद तक जिस कैरेक्टर में रहती हूँ वो है कैरेक्टर 3, राइट इमोशन। मैं अपना लगभग 95% समय वर्तमान क्षण में बिताती हूँ। मुझे नए अनुभव पसंद हैं और मैं अपने हाथों से काम करने में बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं पत्थर तराशती हूँ, स्टेन्ड ग्लास का काम करती हूँ, मेरे पास डॉग्स हैं, मैं अपनी बॉडी में हूँ, मुझे मूवमेंट पसंद है, मैं पैडल बोर्डिंग करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ, मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ और मैं उन लोगों से कनेक्ट करती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। ये मेरे व्यक्तित्व का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो जैसे आपने कहा, वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। जब आप स्ट्रेसफुल मोमेंट में रहते हो, क्या कोई मंत्रा या एफर्मेशन आप यूज करते हो ताकि आप उससे बाहर आ जाओ? प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाओ, यही मेरा मंत्रा है, प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाओ। सो जिल, ब्रेन हेमरेज आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में। 8 साल तक बिना लेफ्ट ब्रेन के आपने फंक्शन किया और अब आप एक डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल इंसान जैसे जी रहे हैं विथ बोथ हेमिस्फीयर्स। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसा और टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जिसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया? मैं आपको एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी माँ का देहांत हो रहा था और जब लोग मृत्यु के निकट होते हैं, तो साँस बहुत धीमी और बहुत गहरी हो जाती है, जिसे आप सुन सकते हैं। मैंने अपनी माँ की साँसों के लगभग 5 मिनट रिकॉर्ड कर लिए थे और मैं इंडियाना में रहती हूँ, तो जब भी मैं समुद्र के पास जाती हूँ, तो मैं समुद्र की लहरों को रिकॉर्ड करती हूँ। एक बार मैं स्विमिंग कर रही थी, ईयरबड्स लगे हुए थे, शफ़ल पर मेरी पसंद के साउंड्स चल रहे थे। तो उसी दौरान पहले ओशन की रिकॉर्डिंग प्ले हुई करीब 3 मिनट तक और उसके ठीक बाद अगला ट्रैक मेरी माँ की सांसों का था और मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ की सांसें और समुद्र बिल्कुल सेम थे। उस मोमेंट ने मुझे ये फ़ील कराया कि मुझे इस खूबसूरत प्लैनेट द्वारा थामे रखा गया है और यह साँस ले रहा है और हम इसके साथ साँस ले रहे हैं और हम खुद को उस चीज़ के साथ तालमेल में रखने का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे साथ है या नहीं। और मैं एक ऐसी लाइफ चूज़ करती हूँ, जहाँ मैं खुद को उसके साथ सिंक्रोनाइज़ करती हूँ और उसमें मैं शांति पाती हूँ। तो अगला सवाल, क्या मेडिटेशन में हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, हमारा जो लॉजिकल साइड है, क्या वो कंप्लीटली बंद हो जाता है या कुछ क्षणों के लिए बस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? मुझे लगता है जैसे-जैसे लेफ्ट ब्रेन मेडिटेशन में सेफ फ़ील करता है, वो खुद को साइड में रखना सीखता है। मान लीजिए मैं अभी मेडिटेशन करना सीख ही रही हूँ और मैं साइलेंस में बैठी हूँ और लेफ्ट ब्रेन कहने लगता है, ओह! हाँ, मुझे कल केले खरीदने हैं और ओह धत! मुझे उस मीटिंग में वह बात नहीं कहनी चाहिए थी। और इस तरह की तमाम बातें। तो एएपी कह सकते हैं, ठीक है, मुझे अभी इस पर फ़ोकस नहीं करना, उस समय मैं ब्रेथ पर फ़ोकस कर सकती हूँ, मैं अपनी ब्रेथ को सुन सकती हूँ जैसे मैं साँस ले रही हूँ। मैं ब्रीथिंग की फ़ीलिंग पर फ़ोकस कर सकती हूँ, भले ही मैं अभी भी उन केलों के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन ब्रेन सीखता है कि अगर मैं उस पर फ़ोकस नहीं करती, तो वो थॉट शांत हो जाता है और बैकग्राउंड में चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद ब्रेन का वो हिस्सा समझ जाता है, ओह! मैं ओके हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे लाउड होने की ज़रूरत नहीं है और फिर मेडिटेशन एक प्रैक्टिस बन जाती है। फिर से वही कहूँगी कि आप सर्किट्स को जितना ज़्यादा रन करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा ऑटोमैटिक पर रन करना शुरू कर देंगे। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं खुला महसूस करूँ, मैं विस्तृत महसूस करूँ, मैं हर चीज़ से जुड़ा हुआ महसूस करूँ और तब लेफ्ट हेमिस्फीयर सेफ फ़ील करता है और काम हो जाता है। सो जिल, आप न्यूरो एनाटमिस्ट हैं, आपने डेडिकेट किया अपना लाइफ एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ एक ब्रेन को स्टडी करने के लिए, बट इस ब्रेन हेमरेज के एक्सपीरियंस के बाद आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। तो आप
डेली लाइफ में मेडिटेशन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स दिखे अपनी डेली लाइफ में? मेरे लिए अब भी लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ पेन मौजूद है और यही लेफ्ट ब्रेन पास्ट का सारा पेन वापस ले आता है और मेरे विचार कभी-कभी बहुत कष्टदायक हो सकते हैं। तो मैं अभी भी उस दुनिया में विज़िट करती हूँ और मुझे उस दुनिया में रहना पड़ता है, एक बिज़नेस वुमन बनने के लिए, अपना स्केड्यूल चलाने के लिए और यह तय कर सकूँ कि मुझे अपना समय कैसे बिताना है और मैं होल ब्रेन लिविंग को दुनिया में लाने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई हूँ। तो जब मैं तनाव फ़ील कर रही होती हूँ या संतुष्ट नहीं होती, तब ब्रेथ मुझे वापस प्रेज़ेंट मोमेंट में ले आती है। दिन भर बार-बार वर्तमान में वापस जाने का मेरा अपना एक अभ्यास है। अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने के लिए हम सबको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एंड फाइनली जिल, आपका मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? मैं अपने अस्तित्व के हर कतरे से यह मानती हूँ कि हम यहाँ एक-दूसरे को प्यार करने के लिए हैं। मेरा मानना है कि यही हमारा सबसे पहला और मुख्य काम है और ऐसा करने के लिए मुझे और हमें अपने उस हिस्से तक पहुँचने की ज़रूरत है, जो समस्त अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। साधना या अभ्यास का असली मूल्य यही है, यह हमारे मूल केंद्र तक पहुँचने का मार्ग है। जब हम अपने जीवन में प्रेम बनकर उतरते हैं, तो हर चीज़ उस प्रेम के फ़िल्टर से छन कर आती है और जब हम उस प्रेम के रूप में अपने जीवन में आते हैं, तो बाकी सब कुछ उसी प्रेम के फ़िल्टर से होकर गुज़रता है। इससे न केवल एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक समाज के रूप में भी हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण हो जाता है। प्रेम को चुनें, हम इसके लिए ही बने हैं। ये वो बीम ऑफ लाइट है जो हमारे अंदर आती है। यूनिवर्स का प्रवेश द्वार प्रेम ही है और जब यह प्रकाश हमारी इन सभी अन्य सेल्स और हमारे ब्रेन के इन अन्य हिस्सों से होकर गुजरता है, तो यह थोड़ा बदल जाता है ताकि यह एक इंसान जैसा दिख सके। लेकिन बेसिक फंडामेंटल लेवल पर मेरा मानना है कि हम वहीं से आते हैं और वहीं वापस लौटते हैं। तो क्यों ना इसे थामे रखा जाए, इसे जाना जाए, इसे बढ़ाया जाए और जब तक हम यहाँ हैं, इसे जिया जाए और इसी में सांस ली जाए। ऐसा करने से हम आंतरिक रूप से कहीं अधिक शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। Thank you so much, Dr. Jill. I think as a team, we all have felt the energy of you in this space. कितने सारे बातें आपने कह दी विद अ वेरी साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, पर आपने अपना जो दिल से जीने का जो तरीका है, जस्ट बिंदास बोलने का, आनंद में रहने का, चिल रहने का, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी ऑल रियली नीड टू लर्न. हमें हर एक चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उसको सिंपली हैप्पीली विथ लव जीना है. आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई विल टेक अवे, बिकॉज येस 90 सेकेंड रूल इम्पॉर्टेंट है. हमें जानना है कि हम प्यार है, हम फ्रेंडशिप है और ब्रेथ का इम्पोर्टेंस भी हमने जाना. थैंक यू सो मच पीएमसी हिंदी को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपके मैसेज को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स इसको समझ सके और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके. And I'm glad that I got you. Whoever else it could have been on your team, I'm glad that you were here to be with me and I was here to be with you. So thank you. तो दोस्तों, दिस इज वॉट लिविंग विथ होल ब्रेन इज लाइक. एक पूरे ब्रेन के साथ जीना क्या होता है. आई थिंक दिस इंटरव्यू इज इट. आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत सपोर्ट मिलता है. हम फिर मिलेंगे द पीएमसी शो के अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सीख के साथ. थैंक यू. PMC हिंदी बदले जीवन.